जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 9th मैथ का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो जितना हो सके इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और एकदम आसान शब्दों में आपको बताऊंगा। बेसिक से शुरुआत करने जा रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ साथ सभी क्वेश्चन को समझते रहिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है? तो दोस्तों, अगर कोई संख्या परिमेय होती है तो उसका शर्त क्या होता है? उसे पहला नंबर p बटा q के रूप में लिखना चाहिए। ठीक है, वो p बटे q के रूप में लिखी जानी चाहिए। तो जीरो को हम लोग देख रहे हैं, शून्य को बताना है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो शून्य को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हर में 1 का मान, मतलब किसी के भी हर में, जैसे ये 7 है तो इसके हर में 1 होता ही है, आप लोग जानते हैं। 8 के हर में 1 होता ही है, लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमेशा हर में 1 माना जाता है। तो इसी तरह हम लोग 0 के हर में भी 1 लिख सकते हैं ना। तो ये p बटे q के रूप में हो गया ना, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और 0 हो जाएगा आपका p और 1 हो जाएगा q। और कंडीशन क्या कहता है कि कंडीशन कहता है कि ये 0 जो है p, ये आपका पूर्णांक होना चाहिए और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं 0 एक पूर्णांक है और जो q का मान है 1 है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं q का मान 1 है और 1 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे 0 नहीं आया। अगर यहाँ 0 आ गया होता तो ये नॉट डिफाइन हो जाता। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में, इसके देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे आप लोग देखिए। उत्तर में लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, तो लिखते हैं क्योंकि इसे संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इसे भी लिख दीजिए आप लोग, क्योंकि और इसे p बटे q के रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे आपको आंसर में लिख देना है। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है भी तो कुछ पॉइंट्स आपको और लिखवा देता हूँ, जिससे कि आपको और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो कुछ पॉइंट और लिखिए। आप लोग ज्यादा देखकर घबराइएगा मत कि इतना ज्यादा लिखना है इस क्वेश्चन में। आप लोग इतना भी लिख सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है, अपने उत्तर में आप लोग इतना भी लिख कर छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आगे और इसलिए आपको लिखवाने जा रहा हूं ताकि आप क्वेश्चंस को बारीकी से समझ सकें। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को बारीकी से एकदम डीपली समझ सकें, इसलिए मैं आपको और आगे लिखवाने जा रहा हूं, थोड़ा आंसर इसका बड़ा कर रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, शून्य को p बटे q के रूप में लिखने पर 0/1 प्राप्त होता है।
यहाँ पर मैंने आपको समझाया है। इसे P बटे Q के रूप में यानी कि अंश और हर के रूप में व्यक्त करेंगे तो 0/1 के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ लिखेंगे। जहाँ P 0 के बराबर है, आप लोग देख सकते हैं P के स्थान पर 0 है। जहाँ P हुआ करता था वहाँ आज 0 है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। जहाँ P बराबर 0 और Q जहाँ पर Q हुआ करता था वहाँ पर 1 आ गया है। और Q 0 के बराबर नहीं है। Q 0 के बराबर कहाँ है? Q के जगह पर तो 1 आ गया है। आ गया ना? देखिए Q के जगह पर 1 आ गया तो पूरा क्वेश्चन ही अब आपको समझ में आ गया। आ गया या नहीं जल्दी से कमेंट में बताइएगा। अगर आ गया है तो थम्स अप कीजिए एक बार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है? आपके एनसीईआरटी का दूसरा प्रश्न है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए 3 में 10 से गुणा और 10 से भाग कर देंगे। जब 3 में 10 से गुणा करेंगे और 10 से ही भाग करेंगे तो कितना आएगा? 10 गुणे 3 यानी कि 30/10 ये आ गया। और दोस्तों 4 में भी वही पैटर्न अप्लाई करेंगे जो 3 में अप्लाई किया है। इसमें भी 10 से गुणा और 10 से भाग करेंगे। 4 गुणे 10/10 तो यहाँ पर 10 गुणे 4 40 हो गया और 10 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। तो 30/10 देखिए 30/10 और 40/10 इस तरह से इसे ऐसे लिख लीजिए। लिख लिया ना? अब देखिए यहाँ पे कितनी परिमेय संख्याएं आपको मिल रही हैं। आप लोग देखेंगे तो 30/10 30/10 के बाद में आता है 31/10 32/10 33/10 34/10 35/10 कितनी परिमेय संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 5 हो गई। एक और लिख दीजिए, एक और लिख दीजिए यहाँ पे। यहाँ थोड़ा जगह नहीं है तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 36/10। ठीक है, ये 6 परिमेय संख्याएं हो गई 3 और 4 के बीच की। देखा कितनी आसानी से हमने 6 परिमेय संख्याएं निकाल ली 3 और 4 के बीच में। इसके बीच में चाहते तो हम 10 परिमेय संख्याएं, जितनी परिमेय संख्याएं चाहते उतनी परिमेय संख्याएं निकाल सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से जितना क्वेश्चन में पूछा जाता है उतना निकालना है आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है आपका? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन आपको हल करना है। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था उसी तरह से आप लोग हल कर सकते हैं, या तो आप लोग जो तरीका मैं बता रहा हूँ इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। हालांकि दोनों तरीके सही हैं। इस क्वेश्चन को करने के कई मेथड हैं, आप लोग कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हर बराबर हैं दोनों संख्याओं के, तो इस केस में हम क्या करेंगे? जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, जितनी परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करने को बोली गई हैं उससे एक ज्यादा से गुणा और भाग कर देंगे। मतलब कि जो 3/5 है और 4/5 है इसमें एक ज्यादा यानी कि 5 से एक ज्यादा यानी कि 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 से गुणा और 6 से भाग कर देंगे। 6 त्रिक 18 और वही तरीका इसमें भी करेंगे। जो इसमें किया है वही इसमें 6 से गुणा 6 से भाग। 6 चौक 24 और 6 पंची 30। अब दोस्तों इन दोनों के बीच की परिमेय संख्याएं हम लोग
जान गए हैं क्या है, देख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिख देते हैं, पहले परिमेय संख्याएं लिख देते हैं। उसके बाद 18/23, 19/23, 20/30, 21/30, 21 के बाद 22/30, 22 के बाद 23/30, फिर 24/30। तो यही आपकी 6 परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये 5 परिमेय संख्याएं हमने निकाल ली है। बस दोस्तों आपको इसी तरह से क्वेश्चन हल करना है परिमेय संख्याओं से रिलेटेड, ठीक है। आइए अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है उसे भी हल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फर्स्ट प्रश्न है आपका, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसको आपको बताना है सत्य है या असत्य। अगर सत्य है या असत्य है तो इसके पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों ये तो सत्य है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। कारण इसका है क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल है। जो पूर्ण संख्याएं आपकी होती हैं उसमें प्राकृत संख्याएं भी आती हैं, ठीक है दोस्तों। पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं को भी गिना जाता है, इसलिए आपका ये वाला कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा कथन क्या है आपका, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जो प्रत्येक पूर्णांक होता है वो पूर्ण संख्या होती है। क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल ये कथन असत्य है, सत्य नहीं है। क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? इसके पीछे कुछ कारण तो होगा ही। तो कारण है, देखिए क्या कारण है। क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं। जो पूर्णांक आपका होता है उसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं और धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। यहाँ पे ऋणात्मक आएगा, छूट गया है, ठीक है। यहाँ पे ऋणात्मक लिख देते हैं। क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ये आप लोग जानते होंगे। जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, पूर्ण संख्याओं में सिर्फ धनात्मक संख्याएं होती हैं, इसलिए पूर्ण संख्या पूर्णांक में नहीं काउंट की जाएगी। तीसरा कथन देखिए क्या कहता है आपका। तीसरा कथन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल ये कथन बिल्कुल असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं शामिल हैं जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। समझ गए ना? बिल्कुल दोस्तों आपको समझ लेना है, सीख लेना है, रट लेना है। रटना नहीं है, गणित को कभी भी रटा नहीं जाता है। गणित समझने वाली विषय है, आपको समझना है, अपना इसमें माइंड यूज करना है, ठीक है। तभी आपको मैथ समझ में आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे भी वीडियोस चाहिए पार्ट वाइज तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं रेगुलर अन्य पार्ट भी इसके आपको देता रहूँगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।